अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान है और आज हम उर्दू की किताब हिस्सा नसर का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सिंफ के लिहाज से ये जो आपका सबक है ये मजमून निगारी है, इसको मजमून कहेंगे। इसी तरह जब आप इक्तिबास की तशरीह करेंगे तो उसमें आप ये लाइन जरूर ऐड करेंगे कि तशरीह तलब पैराग्राफ शफीकुर रहमान के मजमून मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर से लिया गया है। सबक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स हम मुसन्निफ का तारुफ करेंगे। आप शफीकुर रहमान 1920 में पैदा हुए और 2000 में आपकी वफात हुई। उर्दू के मुमताज अफसाना निगार और मज़ाह निगार हैं। मुमताज कहते हैं नुमाया, मुअज़्ज़िज़, आला, और मज़ाह निगार यानी ऐसी तहरीर जिसको पढ़ने से कारी यानी जो पढ़ने वाला है उसके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए, वो खुश हो, तबीयत बहाल हो जाए उसकी, वो मज़ाह निगारी कहलाता है। आप जिला जलंधर में कला नूर के मकाम पर पैदा हुए। आपने 1942 में यानी 1942 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान एजाज के साथ पास किया। शफीकुर रहमान के मज़ाह निगार का अंदाज बहुत हल्का फुल्का और निहायत शाइस्ता है। आपके अफसानों का पहला मजमुआ कितने शाया हुआ? आपके दीगर मजमुओं में शगुफे, मदो जज्र, हमाकते, मजीद हमाकते और दजला वगैरह ज्यादा मशहूर हुए। ये जो सबक आप मजमून जो आप पढ़ रहे हैं ये आपकी किताब मजीद हमाकतों में से लिया गया है। मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुसन्निफ ने अपने इस मजमून में कव्वे को बयान किया है कि कव्वे की खुसूसियात के बारे में बयान किया है कि कव्वा किस तरह का होता है और उसकी आदात क्या है, उसके खसाए क्या है। तो कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, अंडरलाइन कीजिए, यानी इसकी मुअन्नस नहीं है। आप कव्वा की जो मुअन्नस है उसको मादा कव्वा आप कह सकते हैं, कव्वी नहीं कहेंगे। कव्वा सुबह मूड खराब करने में मदद देता है। ऐसा मूड वैसे भी जो कोई खास अच्छा नहीं होता, कव्वा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता, वो काएं काएं करता है। काएं काएं के क्या माना है मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं है। कव्वे काले होते हैं। बर्फानी इलाकों में सफेद या सफेदी माइल कव्वा नहीं पाया जाता। अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को। कव्वा स्याह क्यों होता है? इसका जवाब बहुत मुश्किल है, इसको भी अंडरलाइन करें। पहाड़ी कव्वा 1.5 फीट लंबा और वजनी होता है, अंडरलाइन कीजिए। मैदान के बशिंदे इससे कहीं छोटे और मुख्तसर कव्वे पर काने हैं, काने रजामंद हैं। कव्वे खूबसूरत नहीं होते लेकिन पहाड़ी कव्वा तो बाकायदा बदनुमा होता है, अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि वो मामूली कव्वे से हुजुम में ज्यादा होता है, हुजुम साइज में। कव्वे की नजर बड़ी तेज होती है। जिन चीजों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती कि उन्हें देखा जाए। कव्वा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़कर जाता है। वो जानता है कि जिंदगी बेहद मुख्तसर है, चुनांचे वो सब कुछ देखना चाहता है, और ये कौन नहीं चाहता। कव्वा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर यानी खुश रहता है। हर लहजे यानी हर लम्हे के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है, और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि जिंदगी कितनी हसीन है। कहीं बंदूक चले तो कव्वे इसे जाती तुहीन समझते हैं और दफातन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं, और इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता है। बारिश होती है तो कव्वे नहाते हैं और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का जरा ख्याल नहीं करते। हिफ्ज़ान सेहत, सेहत की हिफाजत का इल्म। कव्वा सोचो विचार के करीब नहीं फटकता। उसका अकीदा है कि ज्यादा फिक्र करना असाबी बना देता है, यानी असाब से मुतालिक बीमार कर देता है। कव्वे से हम कई सबक सीख सकते हैं।
कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में। कौवे उड़ रहे हों तो लगता है, मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। कौवे फिक्रे मुआश में यानी अपना कारोबार के सिलसिले में दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन कभी खोए नहीं जाते, यानी वो गुम नहीं होते, वो हमेशा वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। शाम के वक्त कोई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है ये गलत कौवे हों। अगर आप कौवों से नाला हैं यानी नाराज हैं तो ये मत भूलिए कि कौवे भी आपसे नाला हैं, वो भी आपसे नाराज हैं। अगर टॉपिक है जी बुलबुल का, स्टूडेंट्स बुलबुल के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि शेर व अदब की दुनिया में बाज़ परिंदों से कई कहानियां वाबस्ता हैं। इन परिंदों में एक बुलबुल भी है। बुलबुल के बारे में कहा जाता है कि इसे गुलाब के फूल से मोहब्बत होती है और अपने महबूब को देखने के लिए बेचैन रहती है और उसी की जुदाई में आहोजारी यानी रोना धोना करती रहती है। और इसमें इस मजमून में मुसन्निफ ने बुलबुल के जो एक टॉपिक में उन्होंने बताया कि बुलबुल जो है कुछ ज्यादा उसको बातें पसंद नहीं होती और बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है सिवाय वहां के जहां उसे होना चाहिए। अगर आपके ख्याल में आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, सुरीली आवाज वाला, अच्छी आवाज वाला खुशगुलू। हमारा कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। शायरों ने बुलबुल देखी ना बुलबुल देखी है ना उसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कोहमालिया के दामन में कहीं मिलती है। कोहमालिया स्टूडेंट्स ये एक माउंटेन रेंज है, एक पहाड़ी सिलसिला है, वहां पे उनके दामन में यानी पहाड़ के नीचे जो है ये हमें मिलती है, लेकिन कोहमालिया के दामन में शायर नहीं होते, अंडरलाइन कीजिए। आमतौर पर बुलबुल को आहोजारी की दावत दी जाती है, रोने पीटने के लिए उठाया जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे बुलबुल होना काफी मुज़हक़खेज़ होगा, यानी मज़ाहिया। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला शयून करते देखा था। नाला शयून यानी रोते धोते, रोना धोना करते हुए, फरियाद आहोजारी करते हुए देखा था। कम अज कम उसका ख्याल था कि वो परिंदा बुलबुल है और वो चीज नाला शयून। रात को ऐनक के बगैर कुछ का कुछ दिखाई देता है। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है, अंडरलाइन करें। अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज्यादा बुलबुल नहीं बचती। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खान की जिंदगी है, जिसकी वजह यह है कि हर वक्त का गाना है। दरअसल बुलबुल हमें महसूस करने के लिए हरगिज नहीं गाती। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खान की जिंदगी है, यानी उसकी खानदानी जिंदगी में बड़े मसाइल हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह नाला शयून करती है, फरियादें करती है। दरअसल बुलबुल हमें महसूस करने के लिए हरगिज नहीं गाते, उससे अपने फिक्र ही नहीं छोड़ते। बुलबुल पक्के राग गाती है, कच्चे। बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, और दूसरा बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती। साज वाले निकम्मे हैं, आज गला खराब है, आप तंग आ जाएं तो इसे खामोश करा सकते हैं। और क्या चाहिए, जैसे गर्मी में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं। बुलबुल कभी सफर नहीं करती, उसका ख्याल है वो पहले ही वहां है जहां उसे पहुंचना चाहिए था। हमारे अदब को देखते हुए बुलबुल ने अगर इस मुल्क का रुख किया तो नताइज की जिम्मेदार होगी। अगला जो टॉपिक है वो भैंस का है। भैंस के बारे में यह बताया जाता है कि भैंस मोटी और खुशतबा होती है। भैंस का हम असर छुपाया गाय दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननियाल और धदियाल दोनों पड़ जाते हैं, लिहाजा फरीकैन यानी दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते कि ये मुझ पे गया है, या बाप नहीं कह सकता ये मुझ पे गया, या माँ नहीं कह सकती ये मुझ पे गया है। लड़ाई नहीं होती। ननियाल धदियाल जो है वो यानी नाना की फैमिली और दादा की फैमिली, ठीक है। ननियाल नाना का घर या नाना का खानदान, और ददियाल दादा का घर या दादा का खानदान। भैंस का बछड़ा जुगाली करता है, अंडरलाइन करेंगे, या तालाब में लेटे रहना। वो अक्सर नीमबाज आंखों से ऊपर को तकती रहती है। लोग कयास आराइयां करते हैं, वो क्या सोचती है? वो कुछ नहीं सोचती। अगर सोच सकती तो रोना किस बात का था?
بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، لہذا انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بھینسا بالکل نکما سمجھا جاتا ہے، اسے ہل میں جوتنے میں ناکامی ہوئی ہے کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا ہے اور عضلی سست ہے، کیونکہ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا ہے۔ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگلا ٹاپک ہے الو۔ الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر بھی الو ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ الو کو ہمارے ہاں بے وقوفی اور جو ہے وہ بربادی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ مغرب میں اسے دانشوری کا نشان قرار دیا جاتا ہے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ الو سارا دن سویا رہتا ہے اور رات کو جاگ جاگ کر بولتا رہتا ہے۔ شفیق الرحمان کا موقف یہ ہے کہ الو دن بھر آرام کرنے کے بعد ساری رات ہو کا ورد کرتا ہے۔ ہو عربی کا اسم ضمیر ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ کے لیے اسم ضمیر کے طور پر آیا ہے۔ ہو کا ورد کرنا گویا اللہ کو رات بھر یاد کرنا ہے۔ اگر یہ مفروضہ یا خیال درست ہے تو شفیق الرحمان اپنے اس مضمون میں الو کو ان درجوں سے بہت بہتر قرار دیتے ہیں جنہیں اپنی ذات کے آگے کچھ نہیں نظر آتا، جو میں ہی کرتے ہیں، خود پسندی کا اظہار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تو مصنف نے بہت بہتر ان کو بتایا ہے کہ الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر بھی الو ہے، وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے۔ الو دن بھر آرام کرتا ہے اور رات میں ہو کرتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی کا وظیفہ پڑتا ہے، اس لحاظ سے وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں کا ورد کرتے ہیں۔ الو خاموش رہتا ہے، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ حصے مزاح سے محروم ہے۔ الو کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی ہی نہ کی تھی۔ اس سے اگلا ہے جی بلی۔ اب بلیوں کے بارے میں مصنف نے بیان کیا ہے کہ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ بلی دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ بلی سال بھر میں سدھائی جا سکتی ہے۔ بلی اور باقی جانوروں میں فرق یہ ہے کہ باقی دودھ پلانے والے جانور ہیں اور بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دروازہ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی بھی پی جائے گی، یعنی اگر آپ دودھ کو کفل لگا کر رکھتے ہیں، کفل کہتے ہیں تالا لگا کر رکھتے ہیں، تب بھی بلی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے۔ بلی اور کتے کی رقابت یعنی دشمنی مشہور ہے، اس میں آپ یہ لائن انڈر لائن کریں گے۔ بلی برداشت نہیں کرتی کہ انسان کو کوئی وفادار دوست ہو۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں کیونکہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی چپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے بعض پرس کی جائے یعنی اس سے اگر سوال جواب کیا جائے تو وہ خفا ہو جاتی ہے۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کو سبق آج کا ڈیلیور کیا ہے، لیکچر ڈیلیور کر دیا ہے۔ اگر اس میں آپ اس سبق کو بھی دوبارہ بھی ریڈ کیجئے، خود ریڈ کیجئے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔